अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बच्चे, सेलुलर रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर हम ये टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करनी है तो हमने किस चीज़ की एडिशन और रिमूवल की बात करनी है? हाइड्रोजन की। वैसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन के भी एडिशन रिमूवल की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन के भी एडिशन या रिमूवल की बात करते हैं। तो अब हमें पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे और जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो उसे हम बच्चे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो अब हमने जो आज सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है प्रोसेस, एक्चुअली इसके अंदर भी क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं। मेन मतलब इसके अंदर भी हम देखेंगे कि हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में से रिमूव होगी, मीन उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और ये हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में एंटर होगी या ऐड होगी तो उसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। तो जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ complex oxidation reduction reactions by which living cells obtain energy through the breakdown of organic matter। कि बच्चे ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसके अंदर हमारे पास क्या होनी है? मेनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होने हैं और उन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू हमने ऑर्गेनिक मैटर, ये जो फूड होती है, इसको ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी को क्या करना है? ऑब्टेन करना है। अब चूँकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जितनी भी रिएक्शंस होनी है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होनी है, जितनी भी सेलुलर रिएक्शंस होने हैं, तो उनके लिए बच्चे क्या चीज़ चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो अब हम वो एनर्जी कहाँ से लेंगे? तो अब वो हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि इसी प्रोसेस के अंदर हमने खुराक को तोड़ना है, फूड को तोड़ना है और उस में जो एनर्जी है उसको हमने ऑब्टेन करना है और उस एनर्जी को हमने एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेना है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कि सेल ने जब भी एनर्जी को यूज़ करना है तो वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज़ करेगा। तो बच्चे, रेस्पिरेशन मतलब ये वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम तोड़ते हैं। क्योंकि बच्चे अगर हम फूड की बात करें तो फूड में मेनली चीज़ क्या होगी? ग्लूकोज होगी, और ग्लूकोज में मेनली कौन से बॉन्ड होते हैं? कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। अब बच्चे, जो रेस्पिरेशन टर्म है ये, इसको हम 2 वेज से यूज़ करते हैं। एक तो हम ये भी बात करते हैं टेक इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये हम बोलते हैं कि जो हमारी जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका इन्वायरमेंट के साथ हमारा जो एक्सचेंज होता है उसे भी हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अब उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मीन हम जो कहते हैं कि टेक इन ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड या इन रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज करना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन जब हम टर्म सेलुलर रेस्पिरेशन यूज़ करेंगे तो इसके अंदर हमने क्या करना है? जैसे मैंने बताया है कि हमारी जो फूड है, इस फूड में मेनली चीज़ बच्चे क्या होगी? ग्लूकोज। और उस ग्लूकोज में जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है जिनमें एनर्जी स्टोर है, उन कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू हमने बच्चे इसको क्या करना है? इसको हमने ब्रेक डाउन करना है और इसको ब्रेक करके जो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हमने एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेना है। तो मतलब ये एनर्जी यील्ड करने का, एनर्जी बनाने का, यहाँ से एनर्जी रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके वो एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेस है, उसमें एनर्जी हम स्टोर करते हैं, मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी वो क्या होती है? रिलीज़ होती है। तो इसी वजह से हम सेलुलर रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। अब बच्चे, वैसे भी अगर हम फोटोसिंथेसिस और इसकी बात करें तो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रॉ मटेरियल है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ग्लूकोज, और साथ क्या रिलीज़ होती है? ऑक्सीजन। अब अगर हम अपनी इस सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम इक्वेशन की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल अपोजिट है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? इसी ग्लूकोज को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ना है और ये मतलब क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मीन के जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं।
और जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, रिएक्टेंट्स। तो ये आपने याद रखना है कि ये दो रिएक्शंस बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेस है, और जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। अब बच्चे अगर हम बात करें लिविंग सेल्स की, तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी लिविंग सेल्स होंगे तो उनको, जितने भी सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होने हैं तो उनको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, अब वो उस एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या चीज़ है, तो बच्चे वो मेनली हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज। हम जो फूड जो खुराक खाते हैं तो उसमें मेनली क्या चीज़ होती है, ग्लूकोज होती है। तो उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। ये देखें यही क्वेश्चन है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और वहाँ से जब कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या होगी, वहाँ से रिलीज होगी। तो उस एनर्जी को हमने किस फॉर्म में स्टोर कर लेना बच्चे, एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेना। और हमारे पास उसके अलावा जो दो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगी हमारे पास। And this aerobic breakdown of glucose molecule with the accompanying synthesis of ATP is called cellular respiration. Actually ये वही है। अब इसको हम यहाँ पे बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक करना और वहाँ से एनर्जी को हासिल करके उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करना, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और साथ में हमारी जो बाई प्रोडक्ट्स दो कौन सी आती हैं बच्चे, वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन की टू बाई प्रोडक्ट्स। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास लिखी है बच्चे, अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास इसी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की लिखी हुई है। तो यहाँ पे भी बच्चे आप देख लें, ये मैंने कहा था अगर इक्वेशन के एंड के ऊपर प्लस 673 किलो कैलोरीज पर मोल लिखा हुआ तो मीन यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू -673 हम यहाँ पे लिखें। अब बच्चे अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर हम दो पास पे पढ़ेंगे, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। एरोबिक मीन कि हमने उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ना है, एनएरोबिक मीन कि हमने उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ना है। अब बच्चे ग्लूकोज को जब हम ब्रेक करते हैं तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट करते हैं पायरोविक एसिड के अंदर। अब जो ग्लूकोज है इसमें कार्बन कितनी होती हैं बच्चे, 6, हम पढ़ते हैं ना C6H12O6। तो एक ग्लूकोज में कितनी कार्बन हैं, 6। तो इससे हम जो पायरोविक एसिड बनाते हैं बच्चे, उस पायरोविक एसिड के अंदर कार्बन कितनी होती हैं, 3 होती हैं। अभी इसे हम इसी पायरोवेट या पायरोविक एसिड की हम नेक्स्ट आगे स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे। तो इसमें कार्बन कितनी है, 3। तो मीन जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनेगी वो 2 पायरोवेट या 2 पायरोविक एसिड बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड। अब नेक्स्ट जो पायरोविक एसिड को हमने ब्रेक डाउन करना है वो डिपेंड करता है, अब उसमें टू पाथ हमारे पास कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन एब्सेंस। तो अब बच्चे नेक्स्ट हमने इस पायरोवेट या पायरोविक एसिड को जो नेक्स्ट आगे हमने इसको ब्रेक करना है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। अगर तो ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, एटीपी को यील्ड कर लेंगे, एटीपी को प्रिपेयर कर लेंगे। अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो फिर इसको हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में मीन एनएरोबिकली इस पायरोवेट को हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन होनी है, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हमारे पास होनी तो बच्चे वो कहाँ पे होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। लेकिन जब अगर हमने इसको एनएरोबिकली पायरोवेट को ब्रेक करना है तो हम कहाँ पे करेंगे, साइटोप्लाज्म करेंगे। अब इसको नेक्स्ट डिटेल में हम देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अभी हमने देखा है कि हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन के बच्चे 2 टाइप्स हैं, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। अगर हमारे पास जो ऑक्सीजन है अगर वो अबंडेंट सप्लाई में अवेलेबल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और अगर हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में उस पायरोवेट या उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। अब बच्चे the organic molecule that generally undergo breakdown in cellular respiration in order to release energy is glucose। हम बार बार पहले एक बात रिपीट कर चुके हैं कि इस सेलुलर रेस्पिरेशन फिनोमेना के अंदर कि हमने जिस चीज़ से एनर्जी ऑब्टेन करनी है, जिस चीज़ से हमने एटीपी बनानी है, जिस चीज़ को हमने ब्रेक डाउन करना है, वो हमारा जो सोर्स है, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्या चीज़ है, वो ग्लूकोज है। और इसी वजह से बच्चे हम ग्लूकोज क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी फ्यूल बोलते हैं।
अब बच्चे गाड़ी में भी हम फ्यूल डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि वहाँ से एनर्जी मिले, जब एनर्जी मिलती तो फिर तो गाड़ी चलती है। सेम हेयर कि अगर अब यहाँ पे भी हम बच्चे क्या कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हम एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, तो हम जिस चीज़ से एनर्जी ऑब्टेन करेंगे उसमें क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी फ्यूल बोलेंगे। और हमारे पास मेनली जो रेस्पिरेटरी फ्यूल है वो कौन सी चीज़ है हमारे पास, वो ग्लूकोज है। अब आपने एक और पॉइंट बच्चे याद रखना है कि यहाँ पे आपको मैंने जो बताया था कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज को तोड़कर इससे हम दो क्या बनाते हैं, पायरोविक एसिड बनाते हैं। अब बच्चे जो पायरोविक एसिड है, ग्लूकोज से पायरोविक एसिड का बनना मीन्स ये जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है, ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसे पायरोवेट बनाना, ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की अब्सेंस या ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। मीन चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, चाहे ऑक्सीजन अब्सेंस हो, ऑक्सीजन हो या ना हो, तो ये प्रोसेस की जो प्रोडक्ट होगी बच्चे वो हमारे पास सेम होगी। मीन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है या अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो दोनों कंडीशंस के अंदर ग्लूकोज से सेम प्रोडक्ट क्या बनेगी, ग्लूकोज से क्या बनेगा, हमारे पास 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल बनेगी। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है तब पायरोवेट से बच्चे हमारे पास कोई और प्रोडक्ट बनेगी, अभी हम देखेंगे आगे जाके। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर पायरोवेट से कुछ और प्रोडक्ट बनेगी। और दोनों के अंदर जो एनर्जी ऑब्टेन होनी है, जो एटीपी जो बननी है, उनका नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी इसमें ज़्यादा एटीपी बन रही होंगी, और जो हमारे पास एन एरोबिक अगर रेस्पिरेशन होगी तो उसमें हमारे पास एटीपी भी कम बनेगी। तो यहाँ भी वो ये बता रहा है कि हमारे पास चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो, तो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, विच इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, तो बच्चे उस फर्स्ट स्टेप की जो प्रोडक्ट होगी हमारे पास वो सेम होगी। ठीक हो गया? ये आपने याद रखना, अगर एमसीक्यूज आ जाए कि व्हाट इज़ द कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो, उन दोनों का कॉमन स्टेप कौन सा है बच्चे, वो ग्लाइकोलिसिस है। अब जो पायरोवेट, जैसे मैंने कहा था कि ग्लूकोज से हमने 2 पायरोवेट बना लिए। अब बच्चे जो पायरोवेट है, नेक्स्ट इस पायरोवेट की हमने जो ब्रेक डाउन करनी है वो डिपेंड करती है हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर और साथ में काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, यीस्ट के अंदर कर रहे हैं, ह्यूमंस के अंदर कर रहे हैं, किसके अंदर कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो अब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो हम इस पायरोवेट को मज़ीद क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, एरोबिकली ब्रेक डाउन करेंगे। कहाँ पे करेंगे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करेंगे। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम एरोबिकली इस ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास, हम पीछे देख चुके हैं कि हमारे पास मेनली जो बाई प्रोडक्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसके साथ हमारे पास लार्ज अमाउंट में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो भी रिलीज होगी। अब अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उससे बनेगी 38 एटीपीज बाय द ब्रेक डाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर जब हम ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल के बच्चे हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे हमारे पास 36 एटीपी बनती हैं। तो अब ये जो डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा क्यों बनती हैं, यूकैरियोट्स में कम एटीपी 2 क्यों बनती हैं, तो इसको भी हम नेक्स्ट जो है वो डिटेल से देखेंगे। अब बच्चे अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तब भी हमने पायरोवेट को ब्रेक डाउन करना है। कैसे करेंगे उसको, हम एन एरोबिकली करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। तो जब उसको हम एन एरोबिकली ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आएंगे, या हमारे पास लैक्टिक एसिड आएगा या हमारे पास एथेनॉल आएगा। लैक्टिक एसिड या हमारे पास एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो बच्चे जब हम पायरोवेट को एन एरोबिकली ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हम 2 टाइप्स की इसकी फर्मेंटेशन करती हैं। एक होती है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक हमारे पास होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है उसके अंदर हम, जो हमारे पास जो पायरोवेट होता है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर, और जब हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं तो उस वक्त हम इस पायरोवेट को कन्वर्ट कर देते हैं एथेनॉल के अंदर। अब बच्चे चूँकि जो पायरोवेट है उसमें कार्बन कितनी है, 3, एथेनॉल के अंदर कितनी कार्बन होती हैं, 2, तो जो थर्ड कार्बन है बच्चे वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखेंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पायरोवेट में भी 3 कार्बन है और लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन। इसको हम वैसे नेक्स्ट जाकर देखते भी हैं। और जो सेकंड पॉइंट हमने याद रखना है वो ये रखना है कि अगर हम पायरोवेट को एन एरोबिकली ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे जस्ट हमारे पास 2 एटीपी बनेगी, और ये जो एटीपी हैं ये हमारे पास एरोबिकली ब्रेक डाउन की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है।
और ये मेनली जो हमारे पास एन एरोबिक रेस्पिरेशन है ये होती किन के अंदर है, मेनली एन एरोब्स के अंदर, जो डिफरेंट बैक्टीरिया यीस्ट वगैरह होती है। अब नेक्स्ट बच्चे, अगर हम एनएरोब्स देखें तो हमारे पास वो कौन कौन से एनएरोब्स हैं, मेनली मैंने बता दिया आपको, एक यीस्ट है। यीस्ट क्या है, ये हमारे पास यूनिसेलुलर फंगस है, और कुछ बैक्टीरिया एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं। तो जब भी उन्होंने पायरोवेट को ब्रेक डाउन करना है तो उसको वो एनएरोबिकली ब्रेक डाउन करेंगे। और उसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है। बच्चे वो कौन से हमारे पास, ऐसे एनिलीड्स जो कि मड में, मतलब जो हमारे पास जो कीचड़ वगैरह रह रहे हों और वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो, तो फिर वो क्या करेंगे, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी तो वो उस पायरोवेट को एनएरोबिकली ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ हमारे गट के पैरासाइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म वगैरह। तो बच्चे वो जो टेप वर्म है वो भी क्या कर रहे होते हैं, उस पायरोवेट को ऑक्सीजन की अब्सेंस में उसको एनएरोबिकली ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। सेम हेयर, जो वाटर लॉग्ड जो हमारे पास जो सॉइल होती है उसके अंदर जो प्लांट्स की रूट्स ग्रो करते हैं तो उनके अंदर भी हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। उसके अलावा बच्चे हम जो यूकैरियोट्स हैं, ह्यूमंस हैं, तो हमारे जो मसल टिश्यूज़ हैं तो उनके अंदर भी बच्चे क्या हो रही होती है, बाज़ दफ़ा एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। अभी हम देखेंगे, जब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देखेंगे तो वो किसकी टाइप है, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की टाइप है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे मसल्स में हो रही होती है, इसी को भी हम डिटेल में नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चे, जो एनएरोब्स होते हैं ये फिर टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब्स, और सेकंड टाइप हमारे पास है फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स। अब बच्चे ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है, ज़रूरी, कि जो ऑब्लिगेट एरोब्स हैं इन्होंने जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है तो वो ऑलवेज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करनी है। मतलब ऑब्लिगेट एरोब मतलब ये ज़रूरी, पक्के ये क्या है, एरोब है, ये कभी भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन फैकल्टेटिव एरोब हमारे पास वो होंगे बच्चे कि जिनको अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर देंगे, अगर उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो वो हमारे पास क्या कर देंगे, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर देंगे। तो मतलब फैकल्टेटिव डिपेंड करता है, मतलब वो ऑक्सीजन को भी यूज़ कर सकते हैं, मिल जाए तो, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो फिर उसको एनएरोबिकली ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन हमारे पास जो ऑब्लिगेट एनएरोब्स हैं इनके लिए फिक्स्ड कंडीशन है कि इन्होंने हमेशा उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही तोड़ना है, उसको एनएरोबिकली ही ब्रेक डाउन करना, इन्होंने कभी भी ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करना। अब बच्चे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो बच्चे, ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपको पहले बताया भी है कि ये हमारे मसल्स के भी अंदर भी होती है, ह्यूमन मसल्स के अंदर भी, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होती है। अब बच्चे, ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होनी है, मतलब लैक्टिक एसिड ने जो बनना है ये 2 स्टेप्स के अंदर बनता है। फर्स्ट स्टेप जो हमने भी पीछे भी देखा भी था कि वो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों का कॉमन स्टेप होगा। वो कौन सा स्टेप है बच्चे, वो ग्लाइकोलिसिस है। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने क्या करना है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमने इसे पायरोविक एसिड बनाना है। अब बच्चे, एक ग्लूकोज को जब तोड़ते हैं तो हमारे पास पायरोविक एसिड कितने बनते हैं, हमारे पास 2 पायरोविक एसिड बनते हैं। अब यहाँ पे ये जो 2 एटीपी लिखी हुई ये क्या है कि जब हम नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को उसको स्टडी करेंगे, तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर जब हम ग्लूकोज को तोड़ के उसको पायरोवेट में कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त उसके 2 फेज़ होते हैं। एक हमारे पास होता है कि जिसके अंदर हम खुद एटीपी को यूज़ करते हैं और एनर्जी पे ऑफ, दूसरा हमारे पास जो फेज़ होता है उसमें हमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिल रही होती है। तो जब ग्लूकोज को हमने तोड़ना है तो फर्स्ट हम खुद उसे 2 एटीपी उसे खुद प्रोवाइड करते हैं, और जब उसकी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगी तो फिर उससे हमें 4 एटीपी मिलते हैं। तो बच्चे, नेट अमाउंट ऑफ एटीपी कितने प्रोड्यूस होंगे ग्लाइकोलिसिस के अंदर, वो जस्ट 2 एटीपी होंगे। मैं नेट अमाउंट की बात कर रहा हूँ, वैसे टोटल पूछ रहे हैं तो वो 4 एटीपी बन रही हैं, लेकिन नेट पूछेंगे तो हमारे पास वो 2 एटीपी बने थे, क्योंकि जो टोटल जो 4 बने हैं उनमें से 2 ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। तो नेट अमाउंट ऑफ एटीपी हमारे पास कितने बन रहे हैं, वो जस्ट 2 बन रहे हैं। उसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 नेट एटीपी के अलावा हमारे पास 2 मॉलिक्यूल और किसके बनते हैं बच्चे, वो बनते हैं NADH के, NADH। अब ये जो NADH है, इट इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD पॉजिटिव, ये NAD पॉजिटिव की रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो हमारे पास मेनली मतलब ग्लाइकोलिसिस जो पहला स्टेप है, ग्लूकोज से पायरोविक एसिड बनना, उससे हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं। नेट हमारे पास कितने एटीपी बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, और साथ बच्चे हमारे पास क्या बनेगा, 2 NADH बनेगा। अब
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया बच्चे। सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि पायरोविक एसिड को ब्रेक डाउन करके हमने उसे क्या बनाना है, लैक्टिक एसिड बनाना है। तो एक्चुअली यहाँ पे बच्चे हम रिडक्शन कर रहे हैं, पायरोविक एसिड को रिड्यूस करके हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम फिर कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा बच्चों हमारे पास क्या होगा, NaDH। मीन NaDH की हम रिड्यूसिंग पावर को यूज़ करेंगे। देखिए NaDH से 2 हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बच्चे इस NaDH की अपनी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और पायरोविक एसिड क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो मीन हम यहाँ पर 2NaDH को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो जो 2NaDH हैं वो खुद किस फॉर्म में चलेंगे, अब वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चले गए, क्योंकि उनमें से 2 हाइड्रोजन वो क्या हो गई है, वो रिलीज होंगे। बच्चे अगर मैं पायरोविक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, पायरोविक एसिड का स्ट्रक्चर है, C3H4O3। अब बच्चे अब जब इसके अंदर हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है, कितनी हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन को, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, लैक्टिक एसिड बनेगी। अब मैं इधर ही इसका नीचे थोड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, लैक्टिक एसिड। देख आपने गौर करना है कि कौन सी कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हुई हैं, ये भी आपने देखना है। तो हम देख सकते हैं कि बच्चे, सॉरी इसकी मैंने ऊपर वाले की नंबरिंग गलत दी है, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप वाली कार्बन से स्टार्ट करते हैं, ये 1 2 और ये हमारे पास 3 होगी। तो बच्चे अगर हम देख रहे हैं कि जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर हमारे पास जो 2 हाइड्रोजन हैं वो ऐड हो चुकी हैं इस कार्बन के ऊपर। अगर हम गौर से देखें तो ऊपर अब OH ग्रुप बन गया है और इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन आ गई, जिसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, लैक्टिक एसिड। मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे बच्चे देखें, CH3CH सिंगल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH। बच्चे इनको हम लैक्टिक एसिड, दूसरा नाम होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इसको हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी कहते हैं, इसे हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को। तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है, आपने इसको भी नोट डाउन कर लेना है। तो मेनली देखें बच्चे किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है कि पायरोविक एसिड के अंदर 4 हाइड्रोजन हैं और लैक्टिक एसिड के अंदर 6 हाइड्रोजन है। तो मीन पायरोविक एसिड के अंदर हमने 2 हाइड्रोजन को ऐड किया है, तो पायरोविक एसिड को रिड्यूस करके हमने लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया है। अब वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग पावर हम किसकी यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे वो NaDH की यूज़ कर रहे हैं। तो NaDH वो खुद किस में कन्वर्ट हो गया, NAD+, उसकी अपनी ऑक्सीडेशन हुई है, तो हम बोलेंगे कि जो NaDH अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला गया है। अब बच्चे हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास अब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके अंदर हमारे पास कितनी ATP बनी है, तो बच्चे वो जस्ट 2 ATP बनी, और वो भी कौन से 2 ATP, जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस की नेट 2 ATPs थी, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से जो 2 हमारे पास NaDH बन रहे थे वो तो इधर पायरोविक एसिड की रिडक्शन के अंदर बच्चे क्या हो गए, वो यूज़ हो गए। तो मीन हमारे पास जब पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो उसके अंदर हमारे पास कितनी ATP बनेगी, जस्ट 2 ATP बनेगी। लेकिन इसका हमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का बस फ़ायदा ये होता है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब हमें मतलब कि थोड़े हाई रेट के ऊपर हमें अगर जल्दी जल्दी अगर कोई ATP चाहिए तो हम उसको जो है ना वो पायरोवेट को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ब्रेक करके तो हम ATP वहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं। अगर हम एग्जांपल दें यही ह्यूमन मसल की, तो बच्चे जब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होती है, वैसे नॉर्मल जब हम बैठे हैं नॉर्मल वर्क कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे भी सेल्स के अंदर जस्ट एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन ही हो रही होती है, वो क्रैब साइकिल वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो बच्चे उस वक्त हमारी बॉडी को ज़्यादा रेट के ऊपर क्या चाहिए, ATP चाहिए, और उस वक्त हमारा सांस भी फूला होता है। मीन ऑक्सीजन भी ऑलमोस्ट देखें तो जब हम वर्क कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन अवेलेबल कम है, ATP की डिमांड क्या है, वो ज़्यादा है। तो उस वक्त फिर हमारे मसल सेल क्या करते हैं, वो उस पायरोवेट को एनएरोबिकली ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। किस वजह से, क्योंकि हमें ATP ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन कम है ना, तो मतलब ऑक्सीजन कम है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कम होगी, ठीक है। तो हम किस जो सेल हमारा किधर चला जाएगा, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे ATP ज़्यादा चाहिए। तो मतलब हमारे मसल सेल के अंदर हम ये हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होती है, जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, कोई जॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बन रहा होता है। अब बच्चे नेक्स्ट अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को देखें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, जैसे कि हमारे पास यीस्ट वगैरह हैं,
अब बच्चे इसका जो पहला स्टेप होगा, इसके भी 2 स्टेप्स हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो पहला स्टेप है वो अभी बार बार पढ़ चुके हैं बच्चे, वो ग्लाइकोलिसिस है। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो ग्लूकोज होगा, उस ग्लूकोज से हमारे पास क्या बनेंगे बच्चे, 2 पायरोविक एसिड बनेंगे। उसके साथ हमारे पास और क्या चीज़ बनेगी ग्लाइकोलिसिस में बच्चे, हमारे पास 2 नेट अमाउंट ऑफ ATP बनेगी, और साथ हमारे पास क्या बनेंगे, 2 NADH2 बनेंगे हमारे पास। ये हमारे पास दोनों किसकी मेनली मतलब हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं बच्चे, वो मतलब कहाँ से हम ऑब्टेन कर रहे हैं, ये हम ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से ऑब्टेन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पायरोविक एसिड है, अब उसको हम एनएरोबिकली ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं, और उसको एनएरोबिकली ब्रेक डाउन करके हम उस पायरोविक एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्कोहल के अंदर। तो अगर हम बच्चे पायरोविक एसिड देखें तो पायरोविक एसिड के अंदर हमारे पास कितनी कार्बन है, 3 कार्बन है। लेकिन हम जो अल्कोहल बनाना है वो हम मेनली एथनॉल बनाते हैं, सब शराब भी बोलते हैं, ये वाइन वगैरह, तो बच्चे बीर, तो उसके अंदर कितने कार्बन, उसके अंदर जस्ट 2 कार्बन होती हैं। तो जो थर्ड कार्बन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब ये यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल भी कितने यूज़ करेंगे, 2 यूज़ करेंगे। तो हर मॉलिक्यूल से एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो बच्चे जब एक हमारे पास यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो मीन मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का भी क्या हो रहा है, हमारे पास रिमूवल हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बच्चे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो पायरोविक एसिड है वो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो गया है, एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं तो उसे क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, और जब हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं उसे क्या बन जाते हैं, अल्कोहल बन जाते हैं। तो अभी हमने पायरोविक एसिड को रिड्यूस करके उसे हमने क्या बनाया है, हमने बच्चे एल्डिहाइड बनाया है। अब उस एल्डिहाइड को हमने रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर देना है, एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जब हमने एल्डिहाइड को एथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा बच्चे, वो NADH2 है। तो हमने NADH2 की रिड्यूसिंग पावर को यूज़ करके हमने एसिटिल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देना है, इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल में कन्वर्ट कर देना। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी, मतलब इस यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी हमारे पास एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जस्ट कितनी ATP प्रोड्यूस होंगी, जस्ट हमारे पास 2 ATP प्रोड्यूस होंगी। तो जो कि हमारे पास एंड के ऊपर जो अल्कोहल बन रही है ये एथेनॉल बन रही है, तो इस वजह से हम इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब बच्चे फर्मेंटेशन जो टर्म है इसको सबसे पहले किसने स्टडी किया था, किसने डिफाइन किया था बच्चे, वो पास्चर ने किया था। और इसने भी इसको किस से रिलेट किया था कि रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। फर्मेंटेशन में भी क्या हो रही होती है कि वो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होती है, और इट इज़ एन अल्टरनेटिव टर्म यूज फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बाद दफ़ा हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जगह पे क्या लिख रहे होते हैं बच्चे, फर्मेंटेशन प्रोसेस लिख रहे होते हैं। अब फर्मेंटेशन पीछे हम देख चुके हैं कि अगर हम ग्लूकोज से अल्कोहल बनाएंगे, इथाइल अल्कोहल बनाएंगे, तो उसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे। और अगर हम ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाएंगे तो उसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलेंगे। एक्चुअली बच्चे फर्मेंटेशन के अंदर होता क्या है कि हम ये जो होता है ना, जैसे ये वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है फ्रूट्स वगैरह का, उसको चूँकि उनके अंदर ग्लूकोज मौजूद है तो उसके अंदर हम डाल लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे पास कुछ यीस्ट वगैरह हैं या बैक्टीरिया वगैरह हैं। तो अब वो बच्चे माइक्रोब्स नेचुरली क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे। तो वो जो इंजाइम्स होते हैं एक्चुअली वो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसे क्या बना लेंगे, एथेनॉल बना लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे। अब बच्चे अगर हम फर्मेंटेशन की कुछ इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्मेंटेशन दो एन इनएफिशिएंट मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग बायोलॉजिकल एनर्जी, क्योंकि बच्चे अब इससे जो हम वो 2 ATP बना रहे हैं ना, या हम एथेनॉल बना रहे हैं, तो उस वो एक बड़ा सिंपल सा स्टेप है। और इसमें हमारी इतनी कॉस्ट वगैरह, जैसे मैंने कहा कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे ना, फ्रूट्स के वेस्ट हैं या कुछ और, मतलब कि हमारे पास वेस्ट वगैरह मौजूद हैं, तो उनको अंदर हमने बच्चे क्या डाल देना, उनको हम उनके अंदर हमने ऐड कर देने, अपने माइक्रोब ऐड कर देना, माइक्रोब इंजाइम्स क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। हमारे पास इथाइल अल्कोहल भी बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, प्रोपाइनिक एसिड, ब्यूटानॉल, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें हम बड़े ईजिली मेथड के थ्रू हम फर्मेंटेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं, और ह्यूमंस जो हैं वो इसको बड़े ग्रेट इंटरेस्ट के साथ इस प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो ब्रेविंग इंडस्ट्री में शराब वगैरह बनती है, डायरी इंडस्ट्री में चीज़ पनीर बनती है, बच्चे वहाँ पे सारी फर्मेंटेशन हो रही होती है। तो मतलब ये जो जितनी हमारे पास ये डायरी इंडस्ट्रीज़ हैं, ब्रेविंग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे भी फर्मेंटेशन यूज़ हो रही होती है। उसके अलावा अगर हमने ये जो शराब वगैरह, वही दोबारा बता रहा है, वाइन्स हैं, बियर्स बनानी है, तो उसके उनके अंदर मेनली क्या यूज़ होती है, इथाइल अल्कोहल होता है। तो हम कहाँ से लेंगे बच्चे, वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से लेंगे। उसके अलावा अगर हमने वाइन बनानी है तो उसके अंदर हम मेनली फ्रूट्स की क्या कराते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं। फ्रूट्स के अंदर मेनली कौन से फ्रूट, ग्रेप्स की, क्योंकि ग्रेप्स के अंदर ग्लूकोज बहुत अबंडेंट अमाउंट में होता है। तो ग्लूकोज के अंदर जो ग्रेप्स के अंदर जो अबंडेंट अमाउंट में जो ग्लूकोज होगा, तो बच्चे उसको हम तोड़ेंगे, पायरोविक एसिड बनाएंगे, फिर उसके हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे, तो हम क्या बना लेंगे, एथेनॉल बना लेंगे।
और बच्चे अगर हम यीस्ट सेल की बात करें तो वो जो यीस्ट सेल वो डफ राइज करती हैं, मतलब जो गूंदा हुआ आटा होता है वो ऐसे ऊपर, और उसके अलावा जो होता है ना हमारे पास ये डफ होती है ऐसे ऊपर राइज कर जाती है, उभर आती है ऊपर। क्यों उभर आती है? वो इस वजह से क्योंकि उस डफ के अंदर बच्चे क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज होता है। तो जब यीस्ट उस ग्लूकोज को तोड़ते हैं, पायरोविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस पायरोविक एसिड से जब अल्कोहल बनता है, एथाइल अल्कोहल, उसके साथ क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने अब इवेपोरेट करना है, वहाँ से उसने निकलना है, स्कैप होना है। जब वो स्कैप होगी तो वो वहाँ पे क्या कर देगी? पोर्स क्रिएट कर देगी। जब वो पोर्स बनेंगे उसके थ्रू, जब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रिलीज होगी तो वो जो डफ होती है वो ऊपर क्या कर जाती है? राइज कर जाती है। उसके अलावा बच्चे अगर हम चीज़ पनीर की बात करें, योगर्ट, दही वगैरह जितनी भी डायरी प्रोडक्ट्स हैं तो उनके अंदर क्या हो रही है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ हो रहा है। अब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू क्या बनाएंगे? लैक्टिक एसिड बनाएंगे। इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सोर, थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है, तो मतलब इसको हम योगर्ट या चीज़ की फ्लेवरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जितनी भी डायरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें मेनली क्या होता है? मौजूद होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का भी फ़ायदा ये होगा कि वो जो डायरी प्रोडक्ट हैं दे बिकम रेजिस्टेंट टू स्पॉइलेज, वो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती। उसके अलावा जो हम अचार वगैरह बनाते हैं तो उन अचार के अंदर भी हम फ्लेवरिंग के तौर पर किसको यूज़ कर रहे होते हैं? लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड को यूज़ कर रहे होते हैं। तो लैक्टिक एसिड हम कहाँ से बनाएंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से बनाएंगे। तो बच्चे ये सारी की सारी इंपॉर्टेंस किसकी लिखी हुई है? हमारे पास फर्मेंटेशन की लिखी हुई है। उसके अलावा एसीटोन एंड अदर इंडस्ट्री प्रोड्यूस सॉल्वेंट्स आर आल्सो द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। ये हम अक्सर एसीटोन वगैरह को एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो एसीटोन है ये भी फर्मेंटेशन का ही एक बाई प्रोडक्ट है। तो मतलब ये हमारे पास कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंस पॉइंट्स लिखे हुए थे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो किसके थे? रिलेटेड थे हमारे पास फर्मेंटेशन के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।